गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान 11th क्लास ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इसमें आज अपन अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में जानेंगे। परिचय। क्या आपने कभी शतरंज खेला है? शतरंज बहुत ही अच्छा गेम होता है बच्चों, हम सभी ने खेला है। यदि उसमें काला घोड़ा ढाई घर चलने की बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा? नियम चेंज हो जाएगा, परिणाम भी चेंज होगा। या क्रिकेट के खेल में यदि एम्पायर न हो तो क्या होगा? एम्पायर नहीं होगा तो निर्णय कौन करेगा? प्रत्येक खेल में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा। बिल्कुल हार जीत का पता ही नहीं चलेगा अगर नियम ही नहीं होंगे तो। हर टीम खुद को ही विजेता मानेगी। इस तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष एम्पायर होना चाहिए जो निर्णय दे सके कि क्या सही है और क्या गलत है, जिसके निर्णयों को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर ले। खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियमों और एम्पायर के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी। जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में भी सत्य है, और चुनाव संपन्न कराने के लिए भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल राजनीति में चुनाव कराने के लिए भी नियम बनाए होते हैं। चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। हमें चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी चाहिए, क्योंकि दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही हो जाने चाहिए। इसलिए हमें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। अतः चुनाव के बारे में मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है। बिल्कुल सही है बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव किस प्रकार से होंगी वह सब संविधान में लिखा जाता है। इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व, जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं, प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। संवैधानिक प्रावधान अर्थात संविधान में इनके बारे में क्या लिखा गया है। अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है, हम उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर प्रकाश डालेंगे। इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं हम उन्हें भी देखेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से कुछ बातों का हमें पता चलता है, जैसे कि चुनाव की विभिन्न विधियां। अलग अलग देशों में चुनाव की अलग अलग विधियां होती है। जैसे भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था पाई जाती है। विश्व के कुछ छोटे देशों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पाई जाती है। फिर अपने देश की चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं। अपने यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाया जाता है। चुनाव क्षेत्र को कुछ क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व और चुनाव सुधार पर होने वाली बहस, इन सब के बारे में हमें पता चलेगा। चुनाव और लोकतंत्र। आइए हम अपने से ही चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में 2 प्रश्न पूछकर अध्याय की शुरुआत करेंगे। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है, या क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं? जो पहला क्वेश्चन कि बिना लोकतंत्र के, बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता, क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन है। अगर चुनाव नहीं होंगे और तो फिर क्या होगा? एक ही दल शासन व्यवस्था में कायम रहेगा तो लोकतंत्र स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। दूसरा, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं? नहीं, चुनाव भी लोकतंत्र में ही संभव है। पिछली कक्षाओं में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। पहला प्रश्न हमें एक लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। बड़े देशों में लोकतंत्र में चुनाव की क्या आवश्यकता है? कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। बिल्कुल बच्चों, बड़ी जनसंख्या वाले देश होते हैं तो वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं हो सकता, सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इसीलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनावों पर चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए। हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। तो बच्चों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में पहला अंतर है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन प्रक्रिया में भाग लेती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने
प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर जनसंख्या कम होती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्तमान में स्विट्जरलैंड में पाया जाता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व के अधिकांश देशों में पाया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्राचीन यूनान की नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। अनेक लोगों की स्थानीय सरकारें, खास तौर से ग्राम सभाएं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण हैं। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। इसीलिए जनता के शासनकाल सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलने वाले शासन से है। तो बच्चों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात जनता के शासन का अर्थ क्या होगा? जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाने वाला शासन, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। अतः महत्वपूर्ण निर्णय